वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। सो आज हमारे साथ हैं जलवंत सिंह सर। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर फॉर बीइंग एन को ऑथर इन द एंथोलॉजी सपने सच होते हैं। तो हाउ आर यू फीलिंग सर? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। जी। एक सेकेंड। यस मैम। हाँ। जी। सपने सच होते हैं। ये पुस्तक जो है हमारी पब्लिश हो रही है। किताब राइटिंग पब्लिकेशन को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है 5 मार्च को। जी सर। और मैम दिव्या मैम ने इस मौके पर इतनी सुंदर किताब निकाली। इस किताब की बड़ी अच्छी अलग अलग विशेषताएं हैं। हाँ जी। तो इस मौके पे मैं कांग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा पूरी की पूरी किताब राइटिंग पब्लिकेशन की टीम, जिसमें आप भी एज़ मेंबर और पूरी की पूरी टीम इसमें लगी रहती है, मैं लगातार देखता रहता हूँ। मृदुल जी हैं, आलोक जी हैं, मैम दिव्या जी की तो ख़ैर पूरी की पूरी टीम है ही। तो इतना अच्छे सुंदर मोटो के साथ में आप लेकर के ये केवल प्रोफ़ेशन नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में एक बेहतर समाज बनाने की जो कोशिश मैम ने शुरू की हुई है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रोफ़ेशन तो है, लेकिन सर्विस भी है इसके अंदर। बिल्कुल। तो इस ट्रू। चीज़ के लिए इस मौके पर 1 वर्ष पूरा होने पर मैम ने ये सपने सच होते हैं, जो किताब निकाली है, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशंस के हकदार मैं समझता हूँ, आपकी पूरी की पूरी टीम है मैम। तो थैंक यू सो बहुत-बहुत मच सर। मुबारकबाद, शुभकामनाएँ इस 1 वर्ष के पूर्ण होने पर किताब राइटिंग पब्लिकेशन को मेरी ओर से मैम। उसके बाद बात करते हैं किताब राइटिंग पब्लिकेशन की जो ये सपने सच होते हैं की बात जो आप अभी कह रहे थे। इसकी कई चीज़ें कई खूबियाँ मुझे देखने को मिली हैं। हालाँकि हार्ड कॉपी अभी नहीं पहुँची है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी जैसा मैंने देखा है कि मैम दिव्या जी ने इसको संपादन किया है और इसके अंदर 13 जो को-ऑथर्स लिए हैं। हाँ जी। कितनी अच्छी बात है कि ये 13 को-ऑथर्स को मैं देख रहा था मैम, कि ये भारत के भिन्न-भिन्न भागों से, बिल्कुल। राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, साउथ से, हरियाणा से, दिल्ली से, इस तरह से यानी 1 वर्ष पूरा होने पर पब्लिकेशन के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से, जो सपने सच होते हैं, वो हिंदुस्तान के किसी एक पार्ट के नहीं, बल्कि बिल्कुल। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है समस्त भारत को, और समस्त भारत के अंदर भी आप उस किताब के अंदर भाषाएँ देखिए, उसमें अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें गुजराती भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। तो किताबें तो ऑलरेडी मैंने भी 8-8 किताबें में पहले पब्लिश हो चुकी हैं मेरी, पर ये कुछ अलग हट करके है, जिसमें विविधताएँ हैं, विविधताओं में जो एकता वाला भारत जो हम कहते हैं, जी। वो चीज़ इस बिल्कुल। किताब में बखूबी निकल कर के आती है। तो इसके लिए स्पेशली कांग्रेचुलेट कि इतना अच्छा जो डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है और यूनिटी निकल के जो आ रही है, तारीफ़ काबिल है मैम आपकी टीम। सैल्यूट टू दिस। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सबसे पहले तो सर अपने बारे में बताइए कुछ। जी। मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हरियाणा के अंदर जो है जिला शिक्षा, जो हमारा प्रशिक्षण संस्थान जी होता है, सर। जी। इसके अंदर मैं प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ, जहाँ मुझे शिक्षा के अंदर जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी वर्कशॉप्स होते हैं हमारे, जो भी सेमिनार्स होते हैं, जैसे आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हाँ जी, हाँ 2020, जी। राष्ट्रीय बिल्कुल। शिक्षा नीति के ऊपर बहुत सारे चेंजेस, इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, सजेशंस इकट्ठे किए, चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर होती रहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वेस जो होते हैं टाइम टू टाइम, जो गवर्नमेंट रिफॉर्म कराना चाहती हैं, वो सारे हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर चलते हैं और हमारी ज़िम्मेवारी होती है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है अपने जो भी गाइडलाइंस हैं वो एससीईआरटी को प्रोवाइड कराती है, और जी। एससीईआरटी वो है वो डाइट को देती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमारा काम होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन सभी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारा काम अमेजिंग। मेरा रहता है। इस बहाने एक अच्छी बात ये होती है कि मैं यूथ के साथ जुड़ा रहता हूँ, और कुछ बिल्कुल। जो मेरे मन में है, चेंजेस जो चाहते हैं हम, हुँ। वो हम कर पाते हैं जगह-जगह। कभी हम स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर रहे हैं, कभी हम प्रिंसिपल्स को ट्रेंड कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि लगातार आप एक यंग ब्लड के साथ काम कर रहे होते हैं। ये अमेजिंग थोड़ा-सा सर। मेरे। सर जी आपका मैम। जब अभी जैसे मैंने ये प्रोफ़ेशन सुना, मेरे जी। दिमाग में एक क्वेश्चन था जो मैं हायर अथॉरिटीज़ से ही पूछना चाहती थी एंड फाइनली आई गॉट मैम, दिस अपॉर्च्युनिटी। Um, जी, जी मैम। sir, I have heard somewhere, like while I was reading some books, I got to know कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, राइट, उसका सबसे ज्यादा हुँ, डेवलपमेंट जो है वो चाइल्डहुड में ही होता है। एंड करेक्ट as soon as we enter into this academics,
जो है हमारा प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम जो है, जो एजुकेशन सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, कहीं न कहीं वो हमारे माइंड का जो एक फ्री नेचर है, उसको बाइंड करता है। जिसकी वजह से जो माइंड का रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, लाइक जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो एक्चुअल पर्पस है, वो यही है कि वो अपने माइंड की कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड कर पाए, समझ पाए कि माइंड की रियल कैपेबिलिटीज़ क्या है। जैसे हम बोलते भी हैं कि आइंस्टाइन है, वो भी है, तो सिर्फ 10% ऑफ ब्रेन ही यूज़ कर पाए। तो हुँ, हुँ। आई थिंक कि हमारा जो गोल है वो ये होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम का गोल यही होना चाहिए कि हम अपने माइंड को ब्रॉड अप कर पाए, क्रिएटिविटी को एनहांस कर पाए। बट जैसे-जैसे हम एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको नैरो किया जा रहा है कि आपने 10th तक कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़े, फिर आप 12th में आए, आप एक स्पेसिफिक में गए, फिर और ज़्यादा स्पेसिफिसिटी। तो एक तरीके से ना हम अपने माइंड को बाइंड कर रहे हैं कि तुम्हें बस यही-यही चीज़ें करनी है। तो वो एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। तो आपका इस पे क्या थिंकिंग है कि क्या ऐसा सच में है या फिर ये सिर्फ सोच है बस? अ, बहुत अच्छी बात कही मैम मैंने आप जो कह रहे हो कि देखिए आइंस्टीन का आपने अभी-अभी ज़िक्र भी किया जी। कि वो भी 10% यूज़ कर पाए और बच्चे का जो मस्तिष्क का जो विकास है वो अर्ली जो 8 टू 10 इयर्स 8-10 साल तक उसका हाँ जी। मैक्सिमम जो है माइंड है वो डेवलप हो जाता है। हुँ, इसमें गैप्स तो हैं, नो डाउट कि जिस तरह से जिस दिशा में हमें जाना चाहिए, वो नहीं जा पाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नई चीज़ नहीं है मैम। आइंस्टीन की भी जब आप बात करते हैं, तो आइंस्टीन के बारे में आपको इंसिडेंट आपने शायद पढ़ा होगा कि उनके स्कूल ने भी उनको नकार दिया था उस टाइम पर जी सर, और बिल्कुल। उनकी मदर को एक स्लिप कागज़ पे लिख कर के दे हाँ दिया जी, था हाँ जी। और उसकी इसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं, आप अपना घर में ये बच्चा कभी भी इस लायक नहीं है कि ठीक-ठाक पढ़ सकेगा। जी, ये अलग बात है कि उस मदर ने उस पेपर को कभी भी आइंस्टीन को दिखाया नहीं और हाँ, उनके मरने के बाद जब आइंस्टीन ने उसको खोजा, देखा कि उसमें लिखा क्या था। जब उन्होंने उस टाइम अपनी माँ से पूछा था कि हाँ, इसमें मम्मी लिखा क्या है? कि इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार है, बहुत इंटेलिजेंट है और हमारा स्कूल इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को हम अच्छी शिक्षा दे सकें, तो प्लीज़ आप इसको कहीं और शिक्षा दे लीजिए। तो माँ ने तो उसे ये बताया था, लेकिन स्कूल ने एक्चुअली उनको डिमोटिवेट किया उस टाइम पर उसके अंदर जब आइंस्टीन ने बाद में देखा कि उसमें लिखा हुआ था आपका बच्चा तो बहुत शैतान है, बहुत नालायक है, हम इसको अपने यहाँ नहीं पढ़ाएँगे, इसे आप स्कूल से निकाल लीजिए। जी, तो आप अब ये देखिए ये गैप्स कि शिक्षा का नज़रिया उस टाइम उसकी स्कूलिंग किस तरह की थी और उन्होंने आइंस्टीन को नकार दिया, स्कूल ने उसने। और वही आइंस्टीन मैडम इतने सारे उन्होंने आविष्कार किए, पूरी दुनिया को उन्होंने रोशनी दी। तो ये गैप्स ऐसा नहीं है कि हम केवल इंडिया की बात करें, ये प्रॉब्लम ऑल ओवर जी, वर्ल्ड है बिल्कुल। और एनईईटी के तहत जो अभी आपने कुछ अपनी चिंताएँ बताई बड़ी वाजिब हैं। देखिए, एनईपी में इन चीज़ों को दूर किया जा रहा है। आपने सब्जेक्ट की बात उठाई, प्रोफ़ेशन की भी इसमें बात उठाई कि जो है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, अब आपको वही पढ़ना है। हुँ, आप अपनी हुँ, दिशा से, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि अब 9th-10th के अंदर और 11th-12th के अंदर आगे की जो एजुकेशन है, इसमें आपको सब्जेक्ट चॉइसेस दी जा रही है, इवन स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर किया जा रहा है। हुँ, अब आप चाहें तो आप होम साइंस ले सकते हैं, आप फिज़िक्स ले सकते हैं, आप अकाउंट्स ले सकते हैं। इनको एक साथ ले सकते हैं। जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले आपको या तो कॉमर्स फैकल्टी की ओर हाँ, जाना था बिल्कुल, या बिल्कुल। आपको साइंस फैकल्टी की ओर ही जाना था। आज एक म्यूज़िक लेकर के बच्चा केमिस्ट्री पढ़ सकता है मैडम एनईपी 1220 के अंतर्गत। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल जो सेंटर्ड जो हो रहा है, अब स्टूडेंट सेंटर्ड हो रहा है। एक्चुअली पहले ये जो हमारी पॉलिसीज़ थी, हुँ, ये सारा का सारा हम देख रहे थे, बड़े जो हैं लोग हैं अपने तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे। जी, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड जितनी भी चीज़ें अब आ रही हैं, वो सारा का सारा बच्चे के ऊपर जो आधारित है, वो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। यही वजह है कि उसको प्राथमिकता देते हुए ये कोशिश हो रही है कि भाई इसकी जो भी चॉइस है बच्चा वही जाएगा। जब मन करे बच्चा तभी पढ़ाई रोक सकता है। पहले ग्रेजुएशन में आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, 3 साल का फर्स्ट ईयर प्रॉपर। में आपने एडमिशन लिया, उसके बाद में बाय द वे कहीं करियर सेटलमेंट हो गया, मैरिज वगैरह हो गई, बिज़नेस में चले गए, पढ़ाई रुक गई तो डिग्री का आपने अगर एक पार्ट ए किया किया उसके कोई मायने नहीं थे। लेकिन अब बिल्कुल, आप एनईपी के अंदर देखेंगे मैम कि अगर आपने 1 साल भी कर लिया तो आपको बाकायदा उसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, एनईपी बिल्कुल। के तहत। हाँ, और उसके बाद में अच्छा एक और इसमें प्लस पॉइंट है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चनिंग किया और हम लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं थोड़ा-सा, इसलिए मैं कह सकता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। आपको 3 साल बाद याद आता है कि अरे भाई मैंने तो फर्स्ट ईयर मैंने शुरू किया था फला-फला यूनिवर्सिटी के तहत लेकिन काश उस टाइम में नहीं कर पाया, उसको डिग्री को पूरा नहीं कर सका, क्यों ना अब जोड़ लिया जाए।
तो हुँ, आपको अब वो मौके हैं कि आप 8 साल बाद भी उसी यूनिवर्सिटी से जाकर के आप अगेन सेकंड ईयर में जा सकते हैं मैम, फाइनल में जा सकते हैं आप। सेकंड ईयर अगर आपने 2 साल बाद कंप्लीट करके आपने ड्रॉप करना पड़ा, आप डिप्लोमा लेने के हकदार हैं। आप 3 साल कर लेते हैं तो आप डिग्री लेने के हकदार हैं। तो ये चेंजेज़ जो है मैम जैसे-जैसे महसूस किया जा रहा है, बदलाव आ रहे हैं। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें ओपन जो लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा आगे डेवलप किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने मैडम स्कूल्स नहीं हैं और स्कूल्स हैं तो इंफ्रा बढ़िया नहीं है। बहुत सारी बिल्कुल। दिक्कतें हैं, लैब्स नहीं है, रीडिंग रूम्स नहीं है, हाँ टीचर्स जी। नहीं है, सब कुछ है, क्लासेस खाली पड़ी हैं। तो इस कमी को पहचाना गया है और उन चीज़ों के साथ-साथ अब पैरेलल पहले एक थोड़ा-सा जो ओपन से जो पढ़ा करते थे, एज़ प्राइवेट पढ़ा करते थे, उसके प्रति जो सोच थी मैंने ऐसा महसूस किया था कि हाँ, बढ़िया नहीं थी। अरे! बिल्कुल। इसने तो प्राइवेट हाँ, हाँ, अरे! इसने तो बस ऐसे ही ओपन में कर लिया, इट मीन्स इसमें हुँ, शायद काबिलियत नहीं रही होगी। इसमें लियाकत इसमें बढ़िया नहीं है, तो इसलिए शायद रेगुलर वालों ने एडमिशन नहीं दिया, इसलिए ओपन कर लिया। हाँ, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब क्या है मैम पैरेलल आप बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन ले सकते हैं आप इसके तहत। और दूसरा एक चीज़ और थी कि आप जब रेगुलर में जाते हैं, तो रेगुलर में वन टाइम प्रेज़ेंस आपकी एक ही जगह पर हो सकती है। लेकिन नई एनईपी के तहत अब आपके सामने ये अपॉर्च्युनिटीज़ भी है कि ओपन लर्निंग में आप एक साथ 4-4 कोर्सेज़ में जाकर के आप ट्राई कर सकते हैं आराम से। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको डेवलपमेंट जो अभी आप कह रहे थे, बताइए आप कि अब आपके माइंड के डेवलपमेंट को आपको फुल छूट है मैम, कि अब आप कितने ही 4 जगह, 6 जगह आप कोर्स में एडमिशन लें, हमारी काबिलियत के ऊपर है हम कितना उसका विकास कर पाते हैं। तो चेंजेज़ तो मैम आ रहे हैं और मैं हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ इस मामले में। लगता है कि बहुत सारी कमियाँ हैं, पर मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कमियाँ हैं तो अच्छाई बहुत सारी है। अगर बिल्कुल, ये कमी है, तो यहाँ से भई इतनी सारी बुराइयाँ हैं, अच्छाई कहाँ से निकलेगी? इसी अच्छाई को एक को पकड़ लीजिएगा, आप उस अच्छाई की जड़ से एक से एक अनेक हाँ जी। बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा है बिल्कुल। कि आगे मैं समझता हूँ, मैं आशावादी हूँ इस चीज़ में कि मुझे लगता है कि बच्चों को शायद इन चीज़ों से अब आगे काफ़ी सुकून मिलेगा। जी सर, जी। बिल्कुल सर। सर जैसे हम मैं हुँ, गुरुकुल सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि जो आपको शिक्षा दी जा रही है, वो ऐसी शिक्षा होती थी जो असल में आपकी लाइफ में यूज़ होगी, राइट? चाहे वो एग्ज़ैक्टली। शस्त्र शिक्षा हो या कोई भी और शिक्षा हो, तो वो ऐसी होती थी जो आपकी लाइफ में यूज़ होगी। और अभी भी अगर हम देखें तो मतलब बहुत सारे स्कूलों में तो नो डाउट है, डिफेंस वगैरह से रिलेटेड सिखाया जाता है। लेकिन एक कंपल्सरी कोर्स काइंड ऑफ नहीं है हर जगह। और हम हुँ, आज का जो जनरेशन देख रहे हैं, जिस तरीके का टाइम देख रहे हैं फॉर वुमेन, आई बिलीव इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये एक तरह से कंपल्शन होना चाहिए कि यार हर किसी को एटलीस्ट अपना डिफेंस करना तो आना चाहिए। तो करेक्ट, उस पे आप एब्सोल्युटली। क्या कहना सही चाहेंगे बात। कि जो हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम है, ऑब्वियसली बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। लेकिन जो एक जो हमें सब्जेक्ट सिखाए जा रहे हैं, क्या सिर्फ वही सब्जेक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या आपके माइंड में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो आप चाहते हो कि हम जोड़ें जिससे जो हर बच्चे को सीखने ही सीखने चाहिए, जो उसकी रियल लाइफ ज़रूर में मैम। उसके काम आए? हाँ मैम, ये बहुत अच्छी बात कही आपने और मैं भी ये मानता हूँ कि आत्मरक्षा के लिए ज़रूर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे देशों के अंदर मैम 9th-10th के अंदर कंपल्सरी है। जी। देश सेवा से जुड़ने के लिए वहाँ ज़रूरी जी, हर जी, जी, बच्चे को, बिल्कुल। वो हाँ, विषय पढ़ना एक अलग बात है, हाँ, लेकिन देश सेवा के लिए उन्हें ज़रूर इस तरह की ट्रेनिंग दी हाँ, जाती है हाँ, ये बच्चों को। देखा है, हाँ। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एनसीसी बहुत सारे स्कूल्स के हाँ अंदर जी, एनसीसी शुरू बिल्कुल की सर गई हैं, होती है। हाँ, पहले भी चलती थी मैम, तो हुँ, लेकिन उसका स्कोप बहुत कम है और मेरा जो पर्सनली आप जो बात कर रहे थे, मैं ये चाहता हूँ कि एनसीसी ऑप्शनल ना बन कर के हाँ, कंपल्शन वो कंपल्सरी होना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल हर सर। लड़का और लड़की के लिए ये एनसीसी की ट्रेनिंग क्योंकि वहाँ आप डिसिप्लिन सीखते हैं, वहाँ आप हुँ, आत्मरक्षा सीखते हैं, वहाँ आप देश प्रेम सीखते हैं, वहाँ आप समाज के प्रति प्रेम सीखते हैं। ये चीज़ हर बच्चे के लिए लागू हो तो बिल्कुल सर। मेरे ख़्याल से वो जो अभी आप सवाल उठा रहे थे आत्मरक्षा की, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, मेरा तो ये मानना है लड़की नहीं लड़कों के साथ भी दिक्कतें बढ़ रही हैं मैम। बिल्कुल तो सर। ये तो आत्मरक्षा का तो अधिकार सभी को है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है और हमारे बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए। मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी हम बेहतर कर पाएँगे। हमारे बच्चे वो विषय का तो पढ़ना बहुत बाद की बातें होती हैं। हुँ, 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 अगर आप फिज़िकली और मेंटली फिट नहीं है तो सब बेकार है मैम। हुँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए स्पोर्ट्स पीरियड वगैरह या खेल के एक पीरियड लगा देना काफ़ी नहीं होता है और जो खेल बिल्कुल, के पीरियड भी बिल्कुल लगा सर। दिए जाते हाँ, हैं, मैं जानता हूँ उसके अंदर भी कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से
5 बच्चा क्लासरूम में बैठा होता है, 4 बच्चा वही, ग्राउंड में हाँ, हाँ, होता है। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ें तो होती हैं, हाँ। इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं है तो नहीं है, वो दबा रह गया तो बच्चा दबा ही रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जैसे कि एनसीसी या जैसे वहाँ पे जो ऑर्डर एक बार आ गया, मानना पड़ेगा कि वो सभी को फॉलो करना ही करना है। इसी तरह से कंपल्सरी ये अगर ट्रेनिंग्स ऐड कर दी जाएँ, तो बहुत बहुत बेहतरीन आपने सुझाव जो दिया है और वेरी गुड। इसको मैं भी कभी मीटिंग्स वगैरह में इस बात को रखूँगा, इस बात को थैंक यू कि सो भई ये मच। एनसीसी हाँ, जो होती है, ये ज़रूर आप ऐड कीजिएगा, हर किसी के लिए कंपल्सरी वे में। जी, वेरी सर। गुड मैम। जी, थैंक यू सर। सर एक और चीज़ है, जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो हम राइट बहुत मैम। ज़्यादा देख रहे हैं कि हमारा ना मतलब हम चाहे कितना भी कहें कि स्किल्स मैटर बट एट द एंड मार्क्स डू हुँ, मैटर। हमारे एजुकेशन हुँ, सिस्टम में तो ऑब्वियसली दे डू मैटर, क्योंकि अभी मेरे को किसी को भी जज करना है तो नंबर वन थिंग इज जो आईआईटी से है वो तो अच्छा ही होगा, और आईआईटी से अगर है तो नंबर तो वो लाया ही होगा, वो फिक्स बात है। तो वही वाली चीज आ जाती है कि हम हर जगह जो नंबर की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से मेंटल प्रेशर बच्चे पे पड़ता ही है। काफी सारे आप कोटा वगैरह में तो वी ऑल कम अक्रॉस मेनी सुसाइड केसेस। इवन दिल्ली येस मैम। यूनिवर्सिटी में भी लास्ट ईयर काफी सारे सुसाइड केसेस देखे थे। तो हुँ, आपको हुँ। मतलब उसके लिए क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट या एजुकेशन सिस्टम बेसिकली? मैम सारे क्वेश्चन आप ना मेरे इंटरेस्ट के पूछ रहे हो, जिनके ऊपर मैं बहुत काम सर करता हूँ एक्चुअली अच्छे मुझे से। खुद इन चीजों में इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ और मुझे भी बड़ा आस्किंग। अच्छा लग रहा है कि आप उन क्वेश्चंस को ले रहे हैं कि जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैंने आपके पब्लिकेशन से ही बुक निकलवाई है पिछली, अगर आपने मेरा प्रोफाइल थोड़ा बहुत देखा होगा तो। उसके ऊपर ये सभी ज़िक्र हैं। अभी आपने मार्क्स के ऊपर बताया, आपने अभी-अभी कोटा का एग्ज़ाम्पल लिया, जी तो मैं सर। आपको बता दूँ कि आजकल मैं लिख रहा हूँ, जो मेरी अगली रचना आप लोगों के पास आएगी, मैं कोटा हूँ, कातिल कोटा। इस विषय पे मैं आजकल लिख रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर 15 पार्ट्स मेरे पूरे हो चुके हैं और जल्दी ही शायद हो सकता है कि वो 1 डेढ़ महीने बाद आपके पास पहुँचे वो किताब का आकार लेने के लिए। तो ये जो मैं कोटा हूँ, कातिल कोटा, और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि काबिल कोटा और कातिल कोटा, काबिल कोटा और जी कातिल कोटा के बीच गैप्स कहाँ पर हैं? ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं? कि 1 जनवरी से लेकर के ही 24 बच्चे हमारे सुसाइड कर चुके हैं, कोटा के अंदर। ये हालात कैसे पैदा हो रहे हैं? हम नीट की बात करते हैं, ये जी। नंबर गेम की जो बात आप कर रहे थे हाँ, अभी, हाँ। अंकों की जो दौड़ लगी हुई है, उसके आधार पे हमने मापदंड बना दिए हैं, जो बहुत बहुत ही गलत हैं। तो वो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी वो इन प्रोसेस है, ये सारा का सारा बुक वाला जो मेरा मैटर है। मैंने उसमें सारे एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं बच्चों के जिन्होंने अभी-अभी जनवरी और फरवरी में सुसाइड किया है, उनके घर के बारे में, और डाटाज़ क्या कह रहे हैं और मनोचिकित्सक क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स का रोल क्या है उसके अंदर, बच्चों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन ऐसे माहौल के अंदर वो कहाँ से लें, प्राइवेट जो कोचिंग्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर, उनका रोल क्या बन जाता है? क्या उन्हें एप्टीट्यूड टेस्ट पहले ही ये नहीं देख लेना चाहिए कि क्या ये वास्तव में बिल्कुल। बच्चा हाँ। डॉक्टर के लायक है या इंजीनियर के लायक है? मार्क्स के आधार पे केवल ये कह देना कि ये इसी टेस्ट का बच्चा है, मैं उचित नहीं समझता। जी, डिपेंड करता है मैडम कि आपकी रुचि, आपका स्वभाव कहाँ पर है। हुँ, आपके अंक ये तय नहीं करेंगे कि 90 और 95 अंक मीन्स आप हाँ, साइंस में बहुत एक्सपर्ट हैं आप, बल्कि आपका टेस्ट ये जी, डिपेंड करता है जी। इस चीज़ को, कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। हर किसी का अपना एक पैशन होता है किसी क्षेत्र के अंदर। तो उस पैशन को पकड़ना, उस पैशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस पैशन को ना तो पेरेंट्स ही पकड़ पाते हैं उस टाइम पर, ना स्कूल पकड़ पा रहा है, ना इंस्टीट्यूट पकड़ पा रहे हैं। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, सही गाइडेंस टाइम पर नहीं ले पाता, और उसके ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएँ ज़बरदस्त, इतना बोझ लेकर के वो कोटा में आ रहा है गाड़ी भर कर हाँ, के, इतनी उम्मीदें हैं सोसाइटी की उसके ऊपर कि इसने तो नीट एग्ज़ाम कर लिया, इसने फलाँ एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो हमारा बच्चा तो भैया डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा तो ज़बरदस्त इंजीनियर बनेगा। अरे इसके अलावा भी कि इतने सारे ढेरों प्रोफ़ेशन्स आ चुके हैं, 21वीं सदी के अंदर इतने नए-नए स्किल्स आ गए हैं, बिल्कुल एआई सही। वगैरह, और अंदर सो हुँ, मेनी हुँ, हुँ। जो प्रोफ़ेशन्स देयर आर अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड दिस हाँ टाइम। जी। तो ये सारी चीज़ें हम उसको इग्नोर करके केवल आज भी हमारी परंपरागत वही सोच वहीं पर अटकी पड़ी है। कि नहीं कोटा जाकर के केवल ये, तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और ये चीज़ें होंगी मैडम, ऐसी बात नहीं है। फिर वही मेरा रवैया आ जाता है, बदलाव तो होंगे मैम, पर थोड़ा-सा अभी क्या है, हम बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, दौड़ हुँ, लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि नो डाउट अच्छा होगा, आगे के लिए बदलाव होंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ पहले थी आज से 50 साल पहले वो चीज़ अब नहीं है। जो आज जो हालात हैं, वो भी बिल्कुल। बदलेंगे मैम। हुँ,
तो एक टाइम तो देखिए ऐसे था कि आज आप मेरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठे। एक वक़्त ऐसा भी था कि मैं अगर 18वीं-19वीं शताब्दी की बात करूँ, बिल्कुल तो सही। उसके अंदर लड़कियों को मैडम स्कूलों के अंदर भेजना और नाम लिखाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, जिन्होंने शुरुआत करी। पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को भेजने के लिए उनके घरों पर पथराव किए गए, उन्हें गालियाँ दी गईं, उन्हें गलत मान लिया गया, उन लड़कियों को गलत माना गया जो स्कूलों में जाती थी। तो वो बदलाव आए। बेथुन स्कूल वगैरह की स्थापना हुई, विलियम बेंटिक ने काम किए, राजा राममोहन राय ने काम करे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने काम किए। आज वो स्टेज है कि आज हमारी लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ हमारे लड़कों से कहीं ज़्यादा आगे, हर फील्ड में बिल्कुल, वो आगे नाम कमा रही हैं। तो देखिए बिल्कुल। चेंज तो आया ना मैडम, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर वहाँ पर भी हम बस यही हार के बैठ जाते, बदलाव नहीं होगा। लेकिन किसी ने तो कोशिश की, किसी को तो देखिए राजा राममोहन राय बनना पड़ेगा, विलियम बेंटिक बनना पड़ेगा। तो उम्मीद तो दुनिया कायम है, ये भी बदलाव होगा मैम, ज़रूर होगा। जी सर। जी, सर एक और सजेशन था जो मेरे माइंड में था, वो ये था कि जी। सर जैसे हमने अभी बात करी थी ना कि हर बच्चे में वही ऐसा नहीं कि नंबर ज़्यादा आ गए तो वो बस यही करने के लिए बना है या जो सोच लिया वही। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जब बच्चा 10th में या 12th में आता है, उस टाइम पर ही कुछ साइकोलॉजिस्ट की एक पर्टिकुलर टीम बैठा करके काउंसलिंग अगर हम ऐसा कर सके कि हम उसका कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट लें या इस टाइप का लें जिससे समझ आए कि हाँ ये बच्चा वाकई किस कौन-कौन सी इसकी स्किल्स हैं या किसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ताकि वो मतलब समझ पाए कि हाँ सच में मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन को अगर आप देखो या आप मुझे या किसी को भी देखो तो हर किसी में ना एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि हुँ, ऑप्शंस तो बहुत है, बहुत सारे ऑप्शंस हुँ। हैं, बट वी डोंट नो कि जी, करना क्या है। तो एक वो जी। आ जाती है कि ना लैक ऑफ गाइडेंस इज़ देयर। अपने बारे में ही नहीं पता और ना ही कोई ऐसा है जो आपको गाइड कर पाए कि नहीं आप सच में ये चीज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो डू यू थिंक कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर आप ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं? जी, ज़रूर, ये बहुत अच्छी बात है कि ठीक है भई अपनी-अपनी भूमिकाएँ सब निभा लें, इससे भी बात नहीं बनेगी। जो आप लैक ऑफ गाइडेंस की बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में बहुत-बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी कि सर। ठीक है मुझे पता भी है, थोड़ा बहुत पता है लेकिन मुझे खुद ना तो मेरे माता-पिता को पता है कि कौन-कौन सी बिल्कुल। दिशाएँ हैं, मैं कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ हाँ, हाँ। और मुझे भी नहीं पता। मुझे अगर पता है तो मुझे ये पता है कि मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं या मेरे पड़ोसी का बच्चा कहाँ जा रहा है। माँ-बाप को इतना पता है कि पड़ोसी के बच्चे कहाँ-कहाँ जा रहे हैं और मुझे इतना पता है कि मेरे दोस्त कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। ये बस हमारा दायरा इतना है। हाँ। तो ये दायरा बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें ये ना देखें कि मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं, माँ-बाप ये ना देखें कि पड़ोसी के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे कहाँ जा बिल्कुल। रहे हैं। बल्कि आपके बच्चे का टेस्ट कहाँ पर है, आपका बच्चा कहाँ जाना चाहता है, उसकी रुचियाँ, उसका स्वभाव क्या है, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है और बच्चे को उसे नहीं पता, यहाँ 9वीं-10वीं की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे काउंसलर्स होने चाहिए, यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं जगह-जगह, उनको इनवाइट करना चाहिए स्कूलों, जी, कॉलेजों के अंदर वहाँ पर सर आकर के। क्योंकि वो बताएँ उस हाँ, फील्ड को कि हुँ, भई इसके अंदर निकल के ये एलिजिबिलिटी है, इसके अंदर ये चीज़ें हुँ, ऐसे-ऐसे हैं। अगर आप विकल्प उन्हें देंगे बच्चा तभी तो चॉइस कर पाएगा। वही। अदरवाइज़ अब जब आपने पहले ही उसके सामने 3 विकल्प रख दिए तो 3 में से उसकी मजबूरी है कि मैम उसे तो 1, 2, 3 या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या हुँ, वकील बनेगा। वही। लेकिन अगर मेरे पास चॉइस लिस्ट ही मेरे पास 50 की है, तो वेरी गुड उसमें 50 में से मुझे मेरा टेस्ट कहीं न कहीं नज़र आएगा। अब मैं अपना टेस्ट ढूँढ अगर मेरे पास विकल्प ज़्यादा होंगे तो मुझे मेरा टेस्ट मिलेगा और अगर मुझे 2 या 3 विकल्प मिलेंगे तो मुझे फिर तो दबाव है, बंदिश है कि मुझे तो इनमें से हाँ लेना जी। ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। तो इसके लिए भी मैम जो थोड़ा चेंज किया गया है जो हमने एसईपी एंड एनईपी के अंदर देखा है सीएफ के अंदर, इसमें पहले जो स्ट्रीम हमारा पैटर्न था वो 11 से शुरू होता था मैम, जी कि सर। साइंस में जाना हाँ, है, हाँ। कॉमर्स में जाना है। हुँ, तो लेकिन अब यहाँ पे और जो आईटीआईज़ जो करते थे बच्चे वो भी हाँ, हमारे आफ्टर 10th मैट्रिकुलेशन के बाद ही होता था। जी सर। अब ऐसा नहीं होगा मैम, इसके अंदर भी जो 2025 एंड जो 2030 डेडलाइन ती तय की गई है हुँ, हुँ, कि 2030 से तो हम संपूर्ण भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत काम करेंगे। उसमें पार्टिकुलर स्टेट्स ने अपना अलग-अलग बोला है। जैसे हमारी हरियाणा ने कहा है कि 2025 से हम अकॉर्डिंग टू नॉर्म एनईपी 2020 हम काम करना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर मैम अब 6th क्लास से ही आपको अलग-अलग प्रोफ़ेशंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। छठी क्लास में ही हुँ, जब बच्चा जब आ रहा है, जी तो सर। उसके सामने डिफरेंट स्किल्स लेकर के आ रहे हैं। ये भी स्किल है, ये भी स्किल है, ये भी स्किल है, जो कि अभी तक नहीं था मैम। ये 11th में था आईटीआई में। उसके बाद में 9th में आकर के कुछ थोड़ा-सा ऑप्शन होता था कि आप फिज़िकल एजुकेशन लेना चाह रहे हो, आप संस्कृत लेना चाह रहे हो या आप होम साइंस लेना चाह रहे हो, वो केवल 1 और 2 सब्जेक्ट बस इतना ही हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है मैम। अब 9th क्लास के अंदर ही आकर के एक साथ 10 विषय कर दिए गए हैं और वहाँ पर कंप्यूटर एंड जो प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन जो सब्जेक्ट है,
उस सब्जेक्ट को विशेष तौर से डाला गया है और उसकी जो बैकग्राउंड डाली जा रही है वो 6th क्लास से डाली जा रही है। हुँ, 6ठी क्लास से ही जो हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं और टेस्ट पकड़ने की जो बात कर रहे हैं, हमारी कोशिश अब ये होगी कि 6ठी से ही हम बच्चों का टेस्ट पकड़ना शुरू करें, कि ये कौन-सी दिशा में जा सकता है। इसलिए हम क्योंकि ये वो टाइम है कि जहाँ उसका मेंटल डेवलपमेंट अभी-अभी डेवलप्ड हुआ है वहाँ पर और अब वो सोच सकता है, समझ सकता है, अपनी चॉइस ढूँढ सकता है, वहाँ पर आकर के वो। तो अब जिसमें उसे लगेगा 6ठी में भई ये चीज़ बहुत अच्छी है, 7वीं में उसको फ़ॉलो करेगा, 8वीं में फ़ॉलो करेगा, 9वीं में फ़ॉलो करेगा, करते-करते स्कूलिंग जब उसकी पूरी होगी 12वीं तक, हुँ, तो उसके सामने उसका मैं समझता हूँ टेस्ट जो है, उसकी जो रुचि है, उसका जो स्वभाव है, वो परिपक्व हो चुका होगा, 5-7 सालों के अंदर। जी, और उसके बाद में फिर वो जो नीट वाली या कोटा वाली आत्महत्या और जो इस तरह की चीज़ें जो ये बिल्कुल। सब कब पैदा हुई? ये एकदम 10वीं के बाद सामने आ गई थी हमारे सामने। हाँ, हाँ, हम तैयार नहीं कर पा रहे थे बच्चे को। उसके सामने तुरंत उसे हाँ, सॉल्यूशन कहीं ढूँढना, कहीं न कहीं जाना था। लेकिन अब हमने क्या किया, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 5 साल पहले हमने बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तैयार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे लगता है शायद इसके ऊपर भी बदलाव हो सकेगा मैम, क्योंकि इसके ऊपर भी काम चल रहा है। जी, अमेज़िंग सर लाइक ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिनका अभी शायद बिल्कुल। नॉर्मल जनता को पता भी नहीं कि हाँ, इतनी सारी मैडम चीज़ें दिक्कत यही है कि जी, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हाँ, चीज़ें हैं, पर समस्या ये है कि वो लोगों तक सही रूप में पहुँच नहीं पाती बिल्कुल। या लो सरकारों को बदनाम करने के लिए गलत रूप में भी भेजी जाती हैं, जी, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। हम हमें जितनी चीज़ें पता होती हैं, हम उसका सही मायने में तो सही एडवर्टाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। मेरा तो ये भी मानना है, बल्कि मैंने 1-2 लेख में अपने लिखा भी था, कि जितनी भी ये नीतियाँ होती हैं, जो भी सरकार चेंजेज़ कर रही है, जो भी अच्छी-अच्छी बातें, जैसे हुँ, हम आप ये डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं हमारे चैप्टर्स जो बच्चों के होते हैं ना मैम 9th बिल्कुल और 10th सर, में, बिल्कुल, हाँ, एक्चुअली वहाँ आप सम भले ही आप एक कॉन्सेप्ट को कम पढ़ा दीजिए वहाँ पर। एक फ़ॉर्मूला कम बता दीजिए, लेकिन उसकी जगह अगर आप ये बातें ऐड कर दें आप कंटेंट के बिल्कुल अंदर, सर। सिलेबस के अंदर, हुँ। तो मैं समझता हूँ उस बेचारे को 10वीं 11वीं के बाद इतना परेशान होना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें बिल्कुल, पर धीरे-धीरे अगर जैसे जैसे हम अभी लेकर बात के आए। कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की ही, तो एजुकेशन के ऊपर भी तो हम एक ऐसा सब्जेक्ट काइंड ऑफ बना सकते हैं कि हाँ, बच्चे को पता चले कि पहले कैसे होता था, फिर उसमें क्या-क्या चीज़ें बिल्कुल, हुई, कैसे रिफॉर्म्स आए, तो वो भी चीज़ तो हम उसको समझा सकते हैं ना कि हाँ, ये बिल्कुल, एजुकेशन से बिल्कुल। डरने की ज़रूरत नहीं, ये आपके लिए ही है। वो चीज़ उसे हुँ, समझ आए कि बिल्कुल। मुझे ज़बरदस्ती नहीं डाला जा रहा है, मेरे लिए ही है ये। तो वो हाँ, जो एक आपके लिए ही इसको तैयार किया गया। हाँ बिल्कुल जी, ठीक बात है मैम। ये दुर्भाग्य है हमारा कि ये चीज़ें बहुत सीमित लोगों तक ही सीमित होकर के रह जाती हैं। ये बिल्कुल। आगे नहीं आ पाती, वक़्त लगता है इस चीज़ के अंदर। तो पर हम आशान्वित हैं जैसा मैं बार-बार कहता रहता हूँ और इसी मोटो के साथ मैं हमेशा जाता हूँ, चाहे वो ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वर्कशॉप्स एंड चाहे सेमिनार्स। लगातार पीछे हमने मिशन कर्मयोगी अभी पूरा करवाया 3500 लोगों को। तो वहाँ हम भ्रष्टाचार मुक्त जो है जो सरकारी कर्मचारी की एक इस टाइम जो इमेज बनी हुई है मैम वो ये बनी हुई है कि जो सरकारी व्यक्ति है, वो काम ठीक से नहीं करता, सिर्फ़ पैसे लेते हैं सरकार के अच्छे से लेकिन ऑफ़िसेज़ के अंदर लेट पहुँचना, हाँ, फ़ाइलों को हाँ, हाँ, अटकाना, बिल्कुल। जानबूझ हुँ, करके काम को आगे ना बढ़ाना, हाँ मन जी। से ना करना और रेड टेपिज़्म वग़ैरह और ये अंडर द टेबल जो हाँ, ब्राइब हाँ, वग़ैरह बिल्कुल सर। ये चीज़ें चली हुई हैं। तो इस चीज़ के लिए आपने सुना होगा पीएम मोदी जी ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया जी, था, तो उसका हम लोग भी हिस्सा बने अपने फरीदाबाद के अंदर। हमने ट्रेनिंग दी इस चीज़ के लिए कि भई ये चीज़ें गलत हैं, सरकार हमें इतना-इतना पे कर रही है, हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारा ऐसा नहीं है कि केवल सरकार के लिए हमारा एक नैतिक डेवलपमेंट भी हमारा भी ये चीज़ें गलत है तो गलत ही हैं। तो हमें सेवा भाव होना चाहिए इसके अंदर। तो वो ट्रेनिंग वग़ैरह हम लोगों ने दी है। कोशिश यही है कि देखिए हम ये उम्मीद करें कि ये सारा सिस्टम रातों-रात बदल जाएगा, ये महान नहीं क्रांति एक हाँ, साथ पैदा हो हाँ, जाएँगी। बिल्कुल सर। देखिए देश को आज़ाद होने में 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन प्रयत्न देखिए कब से चलते रहे मैम, है ना? लगातार 1885 में बिल्कुल कांग्रेस सर। की स्थापना भी हो गई, उससे पहले 1857 हुँ, में फ्रीडम स्ट्रगल भी किया, नहीं हुए कामयाब, 90 साल फिर भी लगे 1857 से लेकर के 1947 तक जाने में। तो अभी ये दौर भी जो है हमारा थोड़ा-सा वक़्त तो लगेगा, चीज़ें बदलेंगी लेकिन हाँ, कहीं न कहीं देखिए किसी न किसी को तो अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ह आप जहाँ जाएँगे आप बातें करें, हम जहाँ जाते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि पॉज़िटिविटी के साथ इन चीज़ों को रखूँ, दृढ़ता के साथ रखूँ कि भई ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये आप इस दिशा में ना सोचें, ये दिशा ये भी है। आप इधर भी तो देखिए ना, इधर भी तो चल के देखें। आप उस साइड ही क्यों केवल सोचते हैं? और आप केवल शिकायतों की ओर ही ना सोचें। बिल्कुल आप सर। मैं ऐसा देता हूँ इस चीज़ को कि प्लीज़ मेरे साथ आप जब भी आते हैं तो प्रॉब्लम्स लेकर के नहीं, प्लीज़ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के भी साथ आएँ। जी, आप बताइए कि आप प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी हाँ, समस्या है।
क्या हाँ, होगा क्या समाधान हो सकता है? बताइए आप। तो इस तरह से जब अगर हम इस तरह का एटीट्यूड बनाएँ कि मैं प्रॉब्लम रेज़ करूँ तो साथ में मैं 4 समाधान लेकर के भी जी। साथ चलूँ, जी कि सर, भाई बिल्कुल। प्रॉब्लम है तो समाधान क्या हो सकता है? तो प्रॉब्लम से ज़्यादा अगर समाधान पे चर्चा होगी 4 गुना, तो मैं समझता हूँ समस्याएँ अपने आप खत्म होना भी शुरू होंगी मैम। धीरे-धीरे और अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो और ये चीज़ें, ये जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, ये केवल और केवल जो एजुकेटेड माइंड्स हैं, जो इन चीज़ों से लगाव है जिनको, मुझे जी, लगता है, दिलचस्पी है इन क्षेत्रों के अंदर। आपका इंटरेस्ट है कि आपने सारे वो विषय पकड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैं खूब काम करता रहता हूँ। जी तो सर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इन विषयों के ऊपर बात कर रहे हो कि जो लगभग हमसे जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स आप ले रहे हो। तो ये माहौल हमें अपने एक्चुअली घर में बनाने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोसाइटी बिल्कुल, में बनाने की तो वो पैटर्न बिल्कुल। बदलने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि कोई भी गेस्ट आ जाए और बच्चे से रटे हुए तोते की तरह सुनाओ हाँ, भाई जॉनी ये जॉनी ये चीज़ें बहुत होती थी बच मन नहीं है भैया ट्विंकल ट्विंकल वो तो नहीं सुनाना चाहा था। उसकी मर्ज़ी का पूछो ना कि वो कहाँ पार्क में हाँ, झूला झूलने गया था, उसे कौन-सी आइसक्रीम पसंद थी, उसे कौन-सा चॉकलेट पसंद था। तो इस बात को सुनाने की बजाय आप उससे कहते हो कि नहीं ये चीज़ सुनाइए, ये चीज़ सुनाइए। तो ये हाँ। चीज़ें मैडम घर पर ये बदलाव की ज़रूरत है अभी और आएँगी, पर आएँगी ज़रूर है। थोड़ा-सा वक़्त हमारे लगेगा। टाइम में भी होता था कि मान लो कोई बड़े भैया आए हैं या कोई आया है, तो चलो राजधानी बताओ, इस स्टेट की वो बताओ, है ये बताओ, ये सब हाँ, शुरू हाँ। हो जाता था। और मात्र उन क्वेश्चन्स के आधार पर ये तय कर हाँ, लिया जाता है, आपका बच्चा तो बड़ा अच्छा हाँ, है। अरे! आपके बच्चे को तो भई अभी नहीं आता। आपने कैसे मान लिया? ये तो ये आपकी अपनी बुद्धिमत्ता थी कि आपने कुछ रेडीमेड तुरंत क्वेश्चन सोचे। आपके लेवल पे हमारा बच्चा कैसे आ सकता है? तो ये चीज़ें थोड़ी सोचने की हैं। सब नहीं सोचते पर ये धीरे-धीरे, धीरे बदलाव आएँगे जैसे-जैसे एजुकेशन रेशियो हमारा बढ़ रहा है, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो आएगा बदलाव, ज़रूर आएगा। फिर एक और सजेशन था कि जैसे और मैं जानती हूँ कि इस पे भी काम चल रहा है ऑब्वियसली लेकिन ना हुँ। एक माइंडसेट मैंने खुद अपने आसपास के लोगों में ये देखा है कि मोस्टली क्या हुँ, होता है कि अगर कोई इंसान लाइक उससे कुछ जी। नहीं हो पा रहा है एट द एंड तो वो सोचता है कि ठीक है बीएड करके टीचर बन जाएंगे ये एक थिंकिंग है जो बहुत सारे लोगों में तो जी, एंड व्हेन जी। आई सी देम क्योंकि मैंने देखा है कि हाँ यार तुम पहले कैसे थे, तुम किस तरीके से खुद पढ़े हो और फिर तुम किस हुँ, तरीके हुँ। से सोच मतलब तुम जब एक इंसान को देख के पता चल जाता है कि हाँ उसमें वो क्वालिटी है भी कि नहीं है। यस, सिर्फ वो यस, यस, जाकर के बिल्कुल। पढ़ा रहा है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा बच्चों पे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि जो हमारे हाँ, टीचर्स हैं उनको भी मतलब एक जैसे हम ऑब्वियसली आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टीचर की ही है क्योंकि वो किस तरीके से बिल्डअप करेगा, वो सब चीज़ें। जी। तो हुँ, हुँ। दैट इज़ व्हाई हम उन पे वर्क करें कि मतलब वो इतने संवेदनशील हो, वो इस टाइप के हों कि वो बच्चों को समझें, उनके साथ में रियल जो कनेक्शन बनाना है वो बनाएँ और फिर उस हिसाब से बच्चों को गाइड करें। जो हमारे में गुरु, रियल गुरु जो होते हैं, वो पद मिलना चाहिए एक वाक़ई एक टीचर को, ना कि सिर्फ़ कि हाँ, कुछ नहीं हुआ तो चलो बन गए। तो ये बिल्कुल ठीक चीज़ बात है मैम। मेरा ये मानना है कि इस प्रोफ़ेशन के अंदर जैसा आप कह रहे हैं कि कहीं भी जगह नहीं मिली तो चलो बीएड कर लिया और टीचर बन गए। एक्चुअली ये एक्सीडेंटल टीचर है मैम, हाँ कि जो जी। दुर्भाग्यवश अचानक दुर्घटना होने से बस आ गए, बाय चांस आ गए हैं। वो खुद अपनी चॉइस से नहीं आए, वो ज़बरदस्ती डाल दिए गए हैं मैम। जी, तो ये चीज़ मुझे भी ठीक नहीं लगती है और इसके लिए मेरा मानना तो ये है कि जो भी इस प्रोफ़ेशन में आना चाहता है, मैं समझता हूँ उसे मैम कम से कम 2 साल ना चाइल्ड साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी चाहिए। बाल बिल्कुल, मनोविज्ञान, बिल्कुल, बिल्कुल सर। उसे ज़रूर हाँ, पढ़ना चाहिए 11th और 12th में हमारे पास होता है यहाँ पर और मैं भी जो आपसे बहुत सारी बातें कर पाता हूँ क्योंकि मैंने साइको भी पढ़ा है। 3 साल मैं ग्रेजुएशन में साइको आई एम भी वेरी पढ़ी मैंने इंटरेस्टेड बच्चों इन साइकोलॉजी। जी, जी, जो तो बहुत अच्छा। मुझे उस टाइम भी जैसे आप कह रहे हैं इंटरेस्टेड ऐसे ही मुझे खुद ये तलब होती थी, मैं अपने बारे में जानूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं। हाँ, या हाँ, सामने वाला एग्ज़ैक्टली। उस है कि भई हाँ इसके जी, अंदर ये चीज़ ऐसे ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका भाव क्या पीछे क्या छुपा हुआ है? ये सामने तो ऐसे बोल रहा है, लेकिन रियलिटी अगर इस तरह से कर रहा है तो ऐसे क्या? हाँ जी। तो उसके साइको का प्रैक्टिकल्स करने में भी हमें बड़ा आनंद आता था हुँ, उस हुँ। टाइम। हमारी कोशिश ये होती थी पहले हम अपने ऊपर करके देखें इस एक्सपेरिमेंट को, साइको के अंदर। तो मुझे लगता है उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा मिलता है, आज भी मुझे मिलता है, कि मैं बच्चों के साथ जब बातें करता हूँ, तो बच्चे पूरी तरह से घुल-मिल कर के मुझे अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। जब मैं टीचर्स के साथ बातें करता हूँ, तो टीचर को लगता है हमारा हितैषी है, बिल्कुल हमारी ही बातें कर रहा है ये। हुँ, जब हम प्रिंसिपल्स के साथ बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव की सारी चीज़ें बात तो ठीक है, इनकी गलत तो नहीं है, हमें कोऑपरेट तो करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि मैम जब मैंने अगर साइको पढ़ा है तो मुझे ये पता होना चाहिए या मुझे खुद ही पता चल जाता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। सामने वाला ऑडियंस मेरा कौन है और ये किस लेवल का है तो मुझे भी अपने बातों का स्तर उसी लेवल पर जी, रखना होगा। बिल्कुल।
मुझे बात करते समय हमेशा देखना चाहिए, मैं हाँ, 5 साल के बच्चे के साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे अपना लेवल डाउन करना पड़ेगा। जी, मैं अगर वहाँ पे पीएचडी वाली बातें करने लग जाऊँ, रिसर्च स्कॉलर वाली बातें करने लगा हूँ, सुनेगा ही तो नहीं। ज़ीरो हाँ, बनेगा मेरा। हाँ, तो इसलिए आपको वहाँ पर आपको ज़रूर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसके साथ बातें कर रहे हैं। आपको अपने लेवल को, अपने व्यवहार को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जी, ऐसा हर टीचर नहीं कर पाता मैम। वो बिल्कुल, जैसा मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ, अच्छे हमारे बढ़िया टीचर्स हैं, वो कर हुँ, रहे हैं। मैं जब फील्ड में जाता हूँ, जगह-जगह विज़िट करता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, तो दुःख तो होता है कई जगह अच्छा उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिल पाता, पर मुझे खुशी होती है कि कई-कई विद्यालयों में अगर 50 लोग हैं, तो उसमें से 2-4 भी 1-2 आपको बढ़िया लोग ज़रूर मिलेंगे। और मैं हमेशा ही ऐसा मानता हूँ कि जैसे देवा मैम का होता है कि स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, कि जी, अगर गुडनेस मैम कम भी है ना, तो उसकी ताकत हमेशा ज़्यादा होती है। बिल्कुल, बुराई भले ही ज़्यादा हो जाए पर ताकतवर नहीं होती है, वो हमेशा कमज़ोर ही रहती है। तो ये गुडनेस कहीं न कहीं ज़रूर अभी भी झलकती है हमारी, तो और वो काफ़ी होती है बच्चों के अंदर। बिल्कुल। टी जो बच्चा है वो हमेशा मैडम फ़ॉलो करता है और हाँ, मैं हमेशा टीचिंग का जो आप कह रहे हो टीचर नो डाउट कि बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है और उसे हम गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ, जी, जी। बलिहारी गुरु आपन दियो बताए। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम जी रहे हैं। तो और प्रोफ़ेशन में तो आपके ऑफ़िस में ये सीसीटीवी लगे हुए हैं, 2 लगे हैं, 4 लगे हैं, लेकिन मेरा मानना होता है कि जब एक टीचर होता है मैम उसके ऊपर अगर वो क्लासरूम के अंदर है, अगर 25 बच्चे भी उसकी क्लासरूम में हैं, तो 50 सीसीटीवी उसके ऊपर लगे रहते हैं हर समय। अगर वो प्रेयर के अंदर है और 500 बच्चा प्रेयर के अंदर है मैम, तो 1000 सीसीटीवी उस टीचर के ऊपर लगे होते हैं। और वो बच्चे वो 1000 सीसीटीवी ये देख रहे होते हैं कि प्रेयर के टाइम में कौन-सा टीचर लेट आया, कौन से टीचर ने आके हैंडशेक किया टीचर के साथ में, कौन-सा प्रेयर में आँखें बंद करी, नहीं करी, फॉर्मेलिटी करी, हमें देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या बातें कर रहे हैं। इवन कि पीछे वाली मैडम दूसरी वाली मैडम के साथ क्या बातें कर रही है, बच्चा अपनी प्रेयर छोड़ कर के उसकी बातों को हाँ सुनने का भी प्रयास जी, करता है। ये सारी चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें जब मैं इस फील्ड में काम करता हूँ। तो ये हमारे ऊपर इतना सीसीटीवी लगा रहता है टीचर्स के ऊपर, तो फिर क्यों ना हम अपने चीज़ों को सुधारें, वो सीसीटीवी क्यों लगाए हैं? इसीलिए कि हम अपने व्यवहार में संयमित रहें और बिल्कुल। रोल मॉडल हैं हम। सबसे बड़ी बात है कि समाज के लिए रोल मॉडल हैं, हाँ बच्चों जी, के लिए रोल मॉडल नहीं होते हैं मैम। बच्चा तो ये तो सबको पता है कि बच्चों के लिए टीचर रोल मॉडल होता है। मेरा मानना होता है कि समाज के लिए भी रोल मॉडल होता है। आप देखिए कि कोई भी अड़ोस-पड़ोस के अंदर भई फलाँ मास्टर जी से पूछते हैं या फलाँ मास्टर जी या अरे वो मास्टर जी तो वहाँ फलाँ-फलाँ सिगरेट पी रहे थे बता वो मैं से मास्टर जी हैं। ये ओपिनियन बच्चे के माता-पिता की भी होती है वहाँ पर। इसका मतलब वो भी आपको नहीं बख्शेगा, उसका पेरेंट्स भी। तो रोल बिल्कुल। मॉडल आपको तो सोसाइटी का रोल मॉडल लेना पड़ता है और अगर समझें तो ये तपस्या है, ये समर्पण है, इस चीज़ में हर कोई खरा उतरे क्योंकि 24 घंटे का उसे रोल मॉडल बनना पड़ता है। और चीज़ों में तो आप 8 घंटे वर्क कर लेते हैं, आप 10 से 5 वर्क कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर शाम को बाज़ार के अंदर भी घूम रहे होते हैं, तो आप गोलगप्पे ईज़िली नहीं खा सकते हैं। आप किसी शादी-ब्याह के अंदर आप जा रहे हैं और आपको हुँ, तुरंत वहाँ पर आप कोई भी स्टूडेंट आपके पैर छूने के लिए आ जाए, तो आप वहाँ पर डीजे के ऊपर डांस नहीं कर सकते हैं मैम। पर्सनल लाइफ़ आपकी वहाँ पर खत्म हो जाती है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं और वो अक्सर मिलते भी हैं। मैं आज इस स्टेज में आ गया हूँ कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मुझे कहीं न कहीं स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। सर आपने हमें तब पढ़ाया था। अरे सर आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं? तो ध्यान रखना पड़ता है, हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पर भी हमारे बच्चे और उन बच्चों के लिए हम हमेशा उनके वही टीचर हैं, जो उनके टाइम में हमने उन्हें पढ़ाया था। भले ही वो 20 साल बाद आज अच्छे पदों पर हैं, लेकिन वो हमें उसी रूप में याद करते हैं आज और वो नहीं चाहते उस छवि को बदला जाए। उनकी दिमाग में जो हमारी छवि बनी हुई है, हमें उसी छवि में हर समय जीना जी, पड़ेगा जी। मैम। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा-सा जो टीचर को सोचना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी जो है, हर टीचर को ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ज़रूरी है उसके लिए, खुद को समझने के लिए और सामने वाले बच्चों को समझने के लिए तो बहुत-बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। So sir, my next question to you is कि अच्छा ये थोड़ा-सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मतलब आप जिस मुकाम पे अभी हैं, आप वहाँ पहुँचे कैसे? आपने लाइक एकेडमिकली व्हाट डिड यू डू कि आप वहाँ तक पहुँचे? जी। मैम जैसे अभी पहले बात हो रही थी, ऑप्शंस की हम बात कर रहे थे। जी सर। जब मैंने पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, उस टाइम एक ख्वाब था सिविल सर्विसेज़ में जाने का। तो मैं दिल्ली गया हाँ, वहाँ 2 साल मैंने बिताए, तैयारी की लेकिन मैं इतना सफल नहीं हो सका। उसी टाइम पर एक पैरेलल मेरे चाचा जी के मैं साथ रहता था उन दिनों वहाँ पर। हुँ, अ, जेक्स डिपार्टमेंट में कर्नल थे वहाँ वो। जी, तो उस दौरान मैं उनके साथ जब रहा, तो उन्होंने एक एडवाइस दी थी कि भई आप केवल एक ही ऑप्शन मत रखिएगा। जब आप करियर को चूज़ कर रहे हैं तो
पैरेलल आपको 2-3 ऑप्शन रखने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए कि बाय चांस अगर आप एक में सफल नहीं होते हैं, तो आप दूसरी साइड स्विच ऑफ ऑन करें आप। बिल्कुल सर। अदरवाइज़ होता क्या है कि अगर आप केवल और केवल एक के बारे में सोचते हैं और अगर आपको वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो एक डिप्रेशन हावी हो जाता है और आप कहीं के भी नहीं रहते। तो बिल्कुल पैरेलल सर। आपको 2 या 3 विकल्प रखें, अगर एक नहीं होता है तो भाई आप सेकंड में जाएँ, थर्ड में जाएँ। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा, पहले मैंने सिविल सर्विस के लिए कोशिश की। 1-2 अटेम्प्ट मैंने किए लेकिन मुझे लगा कि नहीं मैं भई इसमें तो जितना हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन और जितनी चीज़ें ये चाह रहे हैं, शायद मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, लेकिन उसकी एक अच्छी बातें ये हो गई कि पैरेलल जैसे एक हमारा यूजीसी का एक नेट एग्ज़ाम होता है मैम, जी सर। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटीज़ जी वगैरह में सर, जाने के लिए, जी। क्योंकि मैंने अपना हिस्ट्री वगैरह, साइको वगैरह इनको मजबूत किया उस टाइम उस बहाने से। सिविल हाँ सर्विस जी। नहीं हुआ लेकिन टीचिंग प्रोफ़ेशन के शायद मैं यूँ कहूँ कि बीज जमने शुरू हो गए, उस टाइम पर। ईज़िली मैंने एमफ़िल वग़ैरह के लिए मैंने अ, एंट्रेंस जामिया मिलिया के अंदर दिया, तो वो भी ईज़िली मेरा क्लियर हो गया। मैं एमफ़िल में चला गया जामिया मिलिया के अंदर। यूजीसी का नेट मैंने कर लिया। उसी दौरान एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक जॉब निकली। मुझे लगा कि भई देखें तो सही एजुकेशन होता क्या है? अगर मन लगेगा तो इसको आगे करियर बनाएँगे अदरवाइज़ अभी टाइम है मेरे पास, मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर काम किया मैंने, आर्य विद्या मंदिर स्कूल था मैम वो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में। बस उसमें इतना मन लगा बच्चों के साथ काम करने में या मैं यूँ कहूँ फिर दोबारा से वही बात आ जाती है कि मैं शायद इसी टेस्ट के लिए था। मेरी रुचि थी, बच्चों का स साथ मुझे अच्छा लगता था, उनके साथ बातें करना, उनकी एम्बिशंस जानना, उनके टेस्ट जानना, बहुत बढ़िया लगता था। और फिर मैं इतना इतना मुझे पसंद आया कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई नहीं किया। मैं लगातार 12 साल तक वहाँ काम करता रहा, उसके अंदर और होते-होते मैं एज़ लेक्चरर मैंने वहाँ काम करना शुरू किया और मैं जब ये बात है 2011 2011 के आस-पास 10 और 11 में एज़ प्रिंसिपल मैं वहाँ प्रिंसिपल बन गया स्कूल के जी। अंदर। और स्कूल भी बहुत ही अच्छा स्कूल था वो। तकरीबन उसके अंदर हमारा 150 के करीब तो टीचिंग स्टाफ ही था। प्राइवेट स्कूल बहुत ही और उसने सीएम गोल्डन ट्रॉफी से ऑनर हुआ था वो स्कूल। एक अच्छी रेपो थी उसकी, स्कूल की। हुँ, उस स्कूल को मैनेज करना, 150 के स्टाफ को लेकर के चलना और तकरीबन साढ़े 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स को लेकर के चलना, अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था मेरा वो। लेकिन इसी दौरान मेरी मैरिज हुई, शादी हुई और उसके बाद में फिर थोड़ा एक चेंज आया कि नहीं भई गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहिए, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। तो मिसेज़ ने उस ओर एक इंटरेस्ट पैदा किया, फॉर्म भरा और उसके बाद कुछ कोशिशें वगैरह की और लकीली कहीं हम 2012 में मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सिलेक्शन मैं स्कूल कैडर पोस्ट के लिए गया था। वहाँ पर भी जब इंटरव्यू में जो कमिटी मेंबर बैठे थे उन्होंने कहा कि स्कूल में नहीं क्या आप डाइट में इंटरेस्टेड हैं? जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट होता है, आपकी जो हमने प्रोफाइल देखी उसके तहत हमें लगता है कि आप डाइट में कामयाब रहेंगे। मुझे सच मानिएगा उस टाइम डाइट के बारे में कुछ नहीं पता था, कि ये डाइट होती क्या है? डाइट मीन्स मुझे तो खाना-पीना लगता था, कि डाइट मीन्स खाना। लेकिन वो बाद में समझ में आया कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये चीज़ है और इसका तो बड़ा ज़बरदस्त रोल होता है। आप सीधे गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाते हैं सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर। मैंने उनकी बातें मान ली, मुझे एड्रेस वगैरह भी नहीं मालूम था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में ये शुरुआत कर दी और उसके बाद फिर हर जगह जहाँ-जहाँ पर भी मैं रहा, डीओज़ के साथ में, डायरेक्टर्स के साथ में, एक अच्छे संबंध क्योंकि एक मेरी अपनी आदत है कि जब काम को करता हूँ तो पूरे शिद्दत के साथ में कोशिश होती है, पूरे मन से, लगन से किया जाए उस चीज़ को और उसका फ़ायदा भी मिलता है मैडम रिस्पेक्ट होती है, आप कहीं पर जाइएगा हर जगह, आप बिल्कुल। कहीं पर भी जाएँ, हमें अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है कि भई सर आए हैं तो मीन्स बहुत बढ़िया काम हमें करना ही करना पड़ेगा। जिसके मन में भी ये है ना कि भई क्लास बंक करनी है या ट्रेनिंग में कोई बात नहीं 15 मिनट लेट आ जाएँगे या लंच ब्रेक 1 हाँ घंटे का जी। है तो हम डेढ़ घंटे में पहुँच जाएँगे। अगर उन्हें पता होगा कि भई ये सेशन जलवंत सर ने लेना है, तो फिर ये है कि 1 से 2 का लंच है तो 2 बज के 1 मिनट पे फिर क्लासरूम बढ़िया तैयार मिलता है हमें। तो ये चीज़ें हैं पर इसके लिए आपको खुद अपनी ओर से पहले पहल करनी होती है मैम। अगर मैं ही किसी जगह पर 15 मिनट लेट पहुँचूँगा, तो सामने वाले आधा घंटा लेट पहुँचेंगे। इस चीज़ पर बिल्कुल। आने के लिए ये ज़रूरी है कि मैम अगर मुझे 8 बजे का मैंने किसी को टाइम दिया है, तो मैं 7:30 वहाँ पहुँचूँ और वो आदत मेरी आज भी बनी हुई है। पंक्चुअलिटी की, टाइम से पहले अपनी चीज़ों को विद प्लानिंग अगर मेरा आज का काम है, तो मैं 1 दिन पहले एक होमवर्क कर लेता हूँ ज़रूर, कि भई कल मेरा ये काम है, इस पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क आदतें मैंने ली हुई हैं, वो शुरू में टाइम लगता है पर अब वो एक हिस्सा बन जाती हैं व्यवहार का। ये चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से मोटिवेट रखती हैं और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से बीतता है और मैं शाम को बड़े अच्छे से सुकून के साथ मुझे ये तसल्ली हो जाती है, मैंने आज का दिन बहुत अच्छे से जिया।
कल की शुरुआत करें। अमेजिंग सर। तो ये सर काम करते हैं जी, मैडम। सर जैसे जी, आपने आप जिस एंथोलॉजी के लिए अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उसका नाम है सपने सच होते हैं। तो क्या आपका जी। भी कोई ऐसा सपना है जो आप चाहते हैं सच हो या फिर वो सच हो चुका है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि महत्वाकांक्षी नहीं हूँ और ना मैं बहुत लंबे समय तक के लिए योजनाएँ बनाता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बहुत लंबे ना सोचिए, आप वर्तमान में सोचिए। मैं जी, जब उठता हूँ तो मुझे आज की तैयारी करनी चाहिए। बजाय मैं 20 साल बाद की तैयारी करूँ, मैं कहाँ पहुँचूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मुझे नहीं पता, मुझे आज का दिन अच्छे से जीना है। आज की मेरी तैयारी कैसी है? बिल्कुल तो सर। मेरी कोशिश होती है कि मैं दिनों में जिऊँ, महीने और सालों में ना जिऊँ और उसके हिसाब से मेरी प्लानिंग रहे तो ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए मेरा आगे का जो बहुत बड़ा सपने की मैं कहूँ, ऐसा मेरा कुछ सपना नहीं है, बस यही है कि जिस मुकाम पर जिस शिद्दत के साथ मैं लगा हुआ हूँ, मुझ में आलस्य ना आए, मेरा नेगेटिव एटीट्यूड ना बने। जो मेरी अब तक के जो रवैया है वो इसी तरह से बरकरार रहे, मैं सेवा कर सकूँ, समाज के कुछ काम आ सकूँ, बच्चों के लिए क्योंकि मेरे 2 एक्चुअली जहाँ लिखने की बात पैरेलल बीच में आएगी, जब-जब मुझे टाइम लगता है, मैं ज़रूर लिखता भी हूँ, साथ-साथ। जैसे मेरे 2 थीम रहते हैं, मैं आपको बता दूँ, 2 विषयों पे मुझे लिखना बहुत पसंद है। मेरा एक थीम होता है हस्बैंड वाइफ एंड देयर रिलेशंस क्योंकि ये भी मैंने समाजशास्त्र भी पढ़ा हुआ है, मेमो साइको जैसे मैंने बताया कि साइको भी मैंने पढ़ा हुआ है। जी। तो समाजशास्त्र के अंदर विवाह एक अलग से इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है हुँ, और उसके अंदर मैं परसों भी मैं पढ़ रहा था कि जो ब्रेकअप्स हैं एंड जो तलाक डाइवोर्स केसेस वगैरह हैं, जी सर। वो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है आजकल इन हाँ, चीज़ों हाँ। के अंदर। बिल्कुल सर। रीज़न्स बहुत सारे हैं और मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता लेकिन ये मुद्दा है सोचना तो पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर भी। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर तो इसके ऊपर मैंने सबसे पहली जो मेरी पुस्तक थी मैम मेकअप के रंगों में पति-पत्नी। मैंने पहली बार लिखा था इस किताब को, जी, मेकअप के रंगों में पति-पत्नी और वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आज 12,000 से ज़्यादा लोग उसको पढ़ चुके हैं अमेज़िंग सर। और ये जो है ब्लू रोज़ पब्लिकेशन के थ्रू ये चली थी किताब और बहुत अच्छी आज भी मुझे पसंद है, वो किताब जो मेरा पहला जो उपन्यास था ये। जी, उसके बाद में भी कई किताबें हैं और बहुत सारी कहानियाँ लड़की देखनी है चलोगे। दूसरे मैं एक शीर्षक से किताब लिखी थी कि जी। लड़की देखनी है चलोगे। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी में मैडम जब शादी होती है हुँ, हुँ, हुँ। लड़का-लड़की तो एक होता है कि भई चलो लड़की देखने जाना है। हाँ, अब लड़की के लिए लड़की देखने जाना है तो ये एक जनरल सा वाक्य है, एक छोटा-सा वाक्य होता है हमारे यहाँ पर कि हुँ। लड़की देखनी है चलोगे। तो मैं इस नज़रिए को बदलना चाह रहा था कि ये ऐसा-ऐसा क्यों बोला जाता है कि लड़की देखनी है चलोगे? ये हाँ, लड़की कोई वस्तु थोड़ी है, कोई आलू-प्याज़ कोई ऐसे ब चीज़ थोड़ी है कि लड़की देखनी है चलोगे। ये क्या बात हुई है? अगर लड़की देखनी है की बजाय लड़की समझनी है चलोगे। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ा एक बदलाव होना चाहिए था कि भई परिवार समझना है हमें, लड़की समझनी है, संस्कार बिल्कुल सही। समझने हैं। हाँ, ये आइडिया समझने ये कौन-सा कॉन्सेप्ट हुआ कि लड़की देखनी है चलोगे? तो मैंने दूसरी किताब जो अपनी लिखी थी मैम लड़की देखनी है चलोगे, उसमें मैंने लड़की के बहुत सारे पक्ष उसमें दिखाने की कोशिश की थी, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। तो दूसरा मैंने इस तरह का लिखा। इसके बाद में तो इसके ऊपर मैं लगातार लिखता रहता हूँ, अभी भी कहानियाँ मेरी होती हैं। दूसरा मेरा जो मनपसंद जो टॉपिक रहता है वो रहता है यूथ, युवा पीढ़ी और एजुकेशन। जी सर। क्योंकि ये मेरा अपना लगातार दिन भर का काम भी रहता है, ये सारा ऑफ़िस वर्क भी रहता है। तो युवा पीढ़ी को मैं मोटिवेट किस तरह से करूँ, किस तरह से उन्हें अवसाद से बाहर निकालूँ, साइको एंग्ज़ायटी इतनी सारी बच्चों के ऊपर है, वो चीज़ें कैसे बदल सकती हैं, टीचर्स का रवैया मैं कैसे बदल सकूँ जी, कि जो परंपरागत जो अब ची बदलने को तैयार नहीं है, टेक्नोलॉजी को लाने को तैयार नहीं है और सारे ब्लेम वो छोटों के ऊपर लगा देते हैं, जबकि छोटों की भी तो भई एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसी मैंने बहुत-बहुत सारी कहानियाँ मैंने लिखी हैं जो बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित। जो दूसरा मेरा थीम रहता है वो यूथ के लिए रहता है मैम। तो इसके बाद मैंने फिर जो अपनी किताब माटी कहे कुम्हार से, ये मैंने एजुकेशन पर समर्पित लिखी कि भई एजुकेशन जो है माटी कहे कुम्हार से, इसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर रिलेशंस के ऊपर मेरी तीसरी किताब थी। उसके बाद में फिर मेरा संपर्क आलोक जी हैं आपके इस जी। टीम के अंदर में आई थिंक शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाँ जी, हाँ है जी। तो उनसे अचानक ही पता नहीं कैसे मेरा संपर्क हुआ और ये किताब राइटिंग उस टाइम किताब राइटिंग नहीं था बल्कि ये एसजीएचएस जो हुआ एसडीएसएच करता था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम उन्होंने मुझे उनका लिंक वगैरह दिया और मेरे से कहा कि आप इनसे एक बार बात करके देखिएगा। आपका जो टेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट है एक बार बात करें आप। बाय चांस मेरी बात हुई और फिर मुझे इतना अच्छा लगा दिव्या मैम का व्यवहार, बातें मैं तो ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूँ कि इतने अच्छे-अच्छे लोग मिल जाएँ तो लगता है काम आसान हो जाए। तो
बड़ा ही मैं इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से कि दिव्या मैम इतनी सरलता के साथ बातों को कहती हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो एक बच्चा छुपा बैठा है ना, वो बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। वो उनका बचपना, वो छोटा-सा बच्चा आज भी हर समय उनके साथ रहता है। वो खुल कर के हँसती हैं, खुल कर के बात करती हैं, खुल कर के अपनी बात जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता कोई सामने वाला किस वे में उसको ले रहा है। वो उसकी मेंटालिटी है कि उस बात को किस वे में समझेगा। लेकिन दिव्या जी अपनी बात को अपने तरीके से बच्चे की शैली में बोलती ही बोलती हैं। ये उनका बहुत-बहुत ज़बरदस्त मुझे वो पॉइंट लगता है। इतनी सादगी के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ अपनी बात को आजकल जो आर्टिफ़िशियल एनवायरनमेंट बना हुआ है ना मैम, हर कोई नहीं कर पाता। और बिल्कुल। मुझे पसंद है तो मैं इसलिए उनके साथ जुड़ा और उसके बाद मैंने उनके साथ 5 किताबें मैंने करी। इससे पहले मैंने मन की महाभारत कि हमारे अंदर किस-किस तरह के विचार आते हैं, ये किताब मैंने किताब राइटिंग पब्लिकेशन से करवाई। आत्मालोक की सैर मैंने आत्मालोक की सैर में जो सुसाइड आत्महत्या जो करते हैं, क्यों करते हैं? तो एक एटीट्यूड इस तरह का बना हुआ है कि जब आत्महत्या करते हैं तो लोगों का उसके प्रति रवैया ना नकारात्मक हो जाता है। अरे! इसने आत्महत्या की कोशिश की थी। तो इससे बात नहीं करनी है, ये इस तरह का है, कायर किस्म का है, ऐसा। मेरा एटीट्यूड अलग था मैम। मैं ये मानता था कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसकी वजह स्वयं वो नहीं होता, बल्कि उसका ज़िम्मेवार कहीं न कहीं कोई दूसरा होता है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी का कोई पार्ट ऐसा है जो उसे हर्ट कर रहा है बुरी तरह से। बिल्कुल। तो और दोषी हम समझ लेते हैं आत्महत्या करने वाले को केवल। तो मुझे ये बात पिंच होती थी कि भई अगर वो इस लेवल पे जा रहा है, वो दुनिया को खत्म करना चाह रहा है पूरी अपनी दुनिया को, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो ज़बरदस्त वजह है। उसको तलाश कीजिए ना आप, उसकी ज़िम्मेवारी तय कीजिए ना आप। तो आत्मलोक की सैर में मैंने उनकी क्लास लेने की कोशिश करी कि जो ज़िम्मेवार तो वो हैं और लेकिन ब्लेम करते हैं वो आत्महत्या करने वालों का। आत्मलोक की सैर वो थी। इसके बाद फिर काव्य में मेरी कविताएँ वगैरह थी थोड़ी-सी तो मैंने काव्य सरिता नाम से अपनी कुछ कविताएँ पब्लिश करवाईं। उसके बाद मेरा अपना एक एक्सपीरियंस एक बैड एक्सपीरियंस मैं कहूँ बल्कि अ, 2001 और 2 में एक मैं बुरे वाक़यात के साथ गुज़रा, बुरी घटना के साथ गुज़रा और उसको मैंने यादों की विरासत, एक किताब लिखी और उसके अंदर वो पूरी तरह से मेरी अपनी खुद की जीवन पर आधारित है। उस टाइम का मेरा बैड एक्सपीरियंस जो था, वो उसको मैं भुलाना नहीं चाहता, मैं उससे प्रेरणा लेना चाहता हूँ, उसे मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें दूसरों के साथ ना आए। जो जिसका मैं शिकार बना 2001-2002 के अंदर वो उम्मीद है कि वो चीज़ें भगवान करे वो किसी के साथ ना हो। तो उसको सामने रखते हुए मैंने फिर अपनी यादों की विरासत एक किताब वो भी किताब राइटिंग पब्लिकेशन से निकाली मैंने। उसके बाद में फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लेटेस्ट मैंने निकाला और उसके बाद में बीच-बीच में शोध वाचन वगैरह हम लोगों का चलता रहता है। मैं और भी कई प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। प्रतिलिपि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा जो है एक और मनोज जी की साहित्य संचय शोध संवाद फाउंडेशन है, एक उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक साहित्य अकादमी और है, उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। ये बीच में जहाँ-जहाँ जैसे ही टाइम मिलता है रात को घंटे, आधे घंटे मेरी कोशिश होती है कि अपने वर्किंग के बाद में ऑफ़िस की वर्किंग के बाद चलो ये थोड़ा अपने शौक के लिए, कि यहाँ मुझे लगता है अब मैं अपने थोड़े मन की भड़ास निकालने की कोशिश करता हूँ इन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाकर के। तो वहाँ ये किताबें या थोड़ा बहुत मैं लिखता हूँ। उसके बाद में ये अभी पीछे जो सपने सच होते हैं, इसमें मैम ने बोला कि भई इसके अंदर मोटिवेशनल चीज़ें होनी चाहिए, थॉट्स वगैरह ऐसे ही होने चाहिए। जी सर। और मैं जैसा मैंने कहा कि मेरे 2 ही टॉपिक होते हैं, मनपसंद थीम मेरे लिए हस्बैंड-वाइफ एंड दूसरा युवा। तो मेरे दिमाग में जब मैं युवाओं का सोचता हूँ तो मेरे सामने एक ही नाम सबसे बड़ा आता है मैम विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी। विवेकानंद जी मुझे लगता है हर बच्चे को ज़रूर पढ़ना चाहिए विवेकानंद जी को। सर। तो मैंने जैसे ही दिव्या मैम ने उसमें अनाउंस किया ग्रुप के अंदर कि मैं किताब लिखना चाह रही हूँ और इसमें कोई भी लेख डाल सकता है अपना। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं तो लिखता ही रहता हूँ, कोई बात नहीं। और युवाओं की बात आ रही है, तो ज़रूर मेरी कोशिश होती है कि युवाओं को तो मुझे जहाँ मौका मिलता है, हमेशा मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने लिखा कि भई युवाओं के विवेक का आनंद विवेकानंद। इस शीर्षक से मैंने आपकी इस जी। किताब में आप ये अगर जो इसको आपने देखेंगे सपने ये जो आपने व्याख्या करी वो बहुत खूबसूरत मैं जी, उसपे बिल्कुल मैं वही पूछने वाली थी आपसे इसके बाद जी। कि ये कैसे मतलब एकदम से सोचा आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग एकदम पढ़ने में ही मुझे एकदम यूनिक सा लगा। जी, जी। ब वो सिर्फ़ यही है कि मुझे लगता है ये सब हमारे अनुभव थोड़ा-सा होता है, इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और जब मैं यूथ की बात करूँ तो मैं जैसे मैंने बताया मुझे विवेकानंद जी के अलावा कोई नाम सूझता ही नहीं और इतनी अच्छी-अच्छी बातें वो जगह-जगह युवा पीढ़ी को बोलते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम उनसे 10% 20% भी हमारी युवा पीढ़ी उनसे सीख हाँ ले जी। और उनका जो बेस्ट जो कोट है उठो, जागो और तब तक मत रुको, हाँ। जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। जी मैडम सर। सब कुछ है ना इस चीज़ के अंदर, सब कुछ। और
हालाँकि वो युवाओं के लिए ज़्यादा है, पर मैं समझता हूँ वो सबके लिए है। सबके लिए, कोई हाँ भी जी। कोई भी इंसान हर किसी का गोल होता है, कहीं न कोई एक मंज़िल होती है और वो अगर पीछे पड़ जाए कि भई मुझे जब तक रुकना नहीं है, लगातार मुझे एफर्ट्स करने हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे नरेंद्र जी, विवेकानंद जी की बातें अट्रैक्ट करती हैं। जब आप उसको देखेंगे, उसमें मैंने वही चीज़ें ली हैं कि यूथ को किस तरह से इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए। जब नो योरसेल्फ की बातें करते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ की बिल्कुल, बातें करते हैं हम, बिल्कुल, यस सर। खुद को जानने की बातें करते हैं, कि हम दावा तो करते हैं हम मंगल ग्रह को जानेंगे, हम फलाँ ग्रह को जानेंगे, हमने पड़ोसी को जान लिया, हमने फलाँ ऐसा कर रहा है। अरे! हमने अपने आप को तो जाना ही नहीं। मैं अपने आप को इग्नोर करके मैं पड़ोसी की ताक-झाक करता हूँ, मैं सोसाइटी की ताक-झाक करता हूँ, मैं अपने ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रह की ताक-झाक करता हूँ और मुझे मेरे माँ-बाप का नहीं पता, मेरे भाई-बहनों की मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उनके लिए मैं लाइक्स नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे मैं लाइक्स ना लूँ और मैं फेसबुक और अदर्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मैं हज़ारों थम्स एंड वो लाइक्स की परवाह करूँ, तो वो सारा का सारा गलत है, आर्टिफ़िशियल दुनिया है। वो सारी की सारी वर्चुअल जी, हम बह जाते हैं उन सब चीज़ों में। तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा स्वाभाविकता के साथ जिया जाए और विवेकानंद जी की सारी चीज़ें बड़ी खूबी के साथ ये चीज़ें होती हैं। मेरा ये मानना होता है कि आप मत पूछिए किसी से मैं कैसा हूँ? मैं कैसा हूँ? मुझे बड़ा अजीब लगती है ये चीज़ें भी। अरे मुझसे बढ़िया मैं हमेशा ही कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि देखिए, मैं कितना अच्छा हूँ, ये मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता और मैं कितना बुरा हूँ, इससे मुझसे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं जानता। ये मुझे ही पता है कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बुरा हूँ। दूसरों के लिए तो मैं बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ। माँ-बाप के सामने एक्टिंग कर सकता हूँ, किसी के सामने भी एक्टिंग कर सकता हूँ। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक डिग्निटी के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में मैं कैसा हूँ ये मुझे पता है। तो हमें खुद को पता होता है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपने आप को जानो, अपनी मंजिल को जानो, अपने लक्ष्य को जानो और वहाँ के लिए वो जो सामने आपका लक्ष्य है, जो चिड़िया बैठी हुई है आपके मंजिल की जो पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, आपको उसको वेधन करना है, आपको उसकी आँख पर तीर लगाना है, उसके लिए आपको लगातार तो करना पड़ेगा काम। यही सपने सच होते हैं, मैंने विवेकानंद के उद्बोधन के रूप में इन चीज़ों को लिया है। मैंने 2 चीज़ें वहाँ पे रखी हैं कि एक तो करियर को लेकर के हम वहाँ पर बातें कर रहे थे युवाओं के लिए। हाँ जी। एक मैंने वहाँ पर एक 2 चीज़ों का ज़िक्र किया है, अगर आपने उसको देखा होगा मेरा जो मुझे चिंता है युवाओं की में। एक तो उसमें नशे के ऊपर मैं थोड़ा-सा सचेत करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को कि हमारा जो है यूथ है, मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र की हालत क्या है, लेकिन अपने हरियाणा और पंजाब की हालत जो है नशे में बहुत बुरी है। युवा पीढ़ी हमारी हुक्का बार एंड जो नई कल्चर और आ गई है आजकल, शराब वगैरह तो पहले से था ही, लेकिन शराब के साथ-साथ ये अफ़ीम, चरस वगैरह की सारी यस, चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी को खोखला कर रही हैं। भटक रहे हैं हमारे बच्चे। तो मैं उन्हें इससे अवेयर करना चाह रहा था। तो मैंने इसमें वो मुद्दे भी उठाए हैं और नशा एक ड्रग डिमांड रिडक्शन मैंने प्रोग्राम भी कवर करवाए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ से भी मेरे पास बहुत सारे डाटाज़ आते रहते हैं। टीचर्स को भी मैं कहता हूँ कि भई प्लीज़ आप ऐसी एक्टिविटीज़ क्लासरूम में ज़रूर करवाइए, अवेयर करें बच्चों को। ये हमारे बच्चे जो हैं, ये भोले हैं, इन्हें नहीं पता। ये इन्हें जैसे बहका देते बेचारे बहक जाते हैं। अगर आप अच्छा बताओगे आपकी बात भी मानेंगे ये। तो आप प्लीज़ बोलिएगा। आप पहले अपना खुद का रोल मॉडल सेट करें, अपनी वैल्यू सेट करें। हुँ, शर्त यही है लेकिन मैम, आपको पहले अपनी वैल्यू खुद के लिए सेट करनी पड़ेगी, तब आपको दूसरों के लिए बोलना पड़ेगा। अगर आप बच्चे के सामने केवल बच्चों की ही के लिए वैल्यू सेट कर रहे हो, वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन आपने पहले खुद के लिए वैल्यू सेट कर ली है, तो येस वो आपको फॉलो करेंगे बच्चे। तो ये जहाँ तक हम इनकी भी बातें करते हैं ड्रग्स के ऊपर मेरा कोशिश होती है कि बच्चे इससे दूर रहें हमारे। एंड दूसरा जो मैं महसूस करता हूँ जो है अट्रैक्शन अपोज़िट सेक्स के प्रति विपरीत लिंगी आकर्षण जो बोल देते यस, हैं। इश्क-विश्क वाला जो फंडा जो आजकल जी, बहुत जी, चलता है, किशोर जो हमारे बच्चे हैं, जी, वो भी लैक ऑफ गाइडेंस समझता हूँ मैं। ठीक है, वो उम्र का एक पड़ाव रहता है, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, वो चीज़ें हैं। वो सही रूप में नॉलेज बच्चों को देनी चाहिए हमें उस समय, लेकिन हम उसे संकोचवश कह लीजिएगा या टैबूज़ कह लीजिए सोसाइटी के, हम बात करना पसंद नहीं करते अपने बच्चों के जी, साथ में और वो बच्चे उस ज्ञान को गलत तरीकों से कहीं न कहीं से लेने की कोशिश करते हैं। जी, जी, तो हमें बताना चाहिए, तो वहाँ पे वो फँस जाते हैं, गलत चीज़ों के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को ही इसमें उठाया था मैं, कि जब हम सपने सच होते हैं की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये 2 दुश्मन इस टाइम युवाओं के सबसे बड़े हैं। एक तो नशा और ये दूसरा आकर्षण, जो गलत आकर्षण बना हुआ है। तो वो चीज़ें भी मुझे ध्यान आता है, मैंने बल्कि उसमें लिखा भी है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि जहाँ ये प्रेम की बातें जो आ रही हैं, इश्क वाली जो मैं बात कर रहा था दूसरी, उसमें मैंने एक जगह लिखा हुआ है मैडम कि प्रेम के नकली वेश में, विदेशी संस्कृति के आवेश में, जी, राधा कृष्ण के इस देश में लोग वैलेंटाइन ढूँढते हैं, जाने क्यों?
तो ये इस तरह की वर्डिंग मैंने उसके अंदर रखी है, चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है कि भाई आप अपने कल्चर, अपने संस्कारों को तो देखिए। आप बिना वजह दूसरी चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ के लिए समय तय होता है मैम, हुँ, हर चीज़ के लिए समय तय होता है। जल्दबाज़ी ना कीजिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपनी प्रेफ़रेंसेस तय कीजिएगा। सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी आज ये है, हमारे बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि इस दौर में अभी प्रेफ़रेंसेस आपको ये रखनी है, आपकी प्राथमिकताएँ ये होनी चाहिए। इस साल ये प्राथमिकताएँ होंगी, 4 साल बाद आपकी ये प्राथमिकताएँ होंगी, तब आप उस पे सोचिएगा। उसके बाद आपकी प्राथमिकताएँ बदल जाएँगी, फिर आप उस पे सोचिएगा। दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को हम उनकी प्रेफ़रेंसेस तक नहीं बताई जा रही कि इस टाइम प्राथमिकताएँ क्या हैं उनकी। सही। तो भ्रमित जो हो रहा है, उसके लिए कहीं-कहीं ना हम लोग ज़िम्मेवार हैं। हम शिक्षक वर्ग ज़िम्मेवार हैं, हमारी जो एल्डर सोसाइटी है, वो ज़िम्मेवार है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो युवाओं के विवेक का आनंद, विवेकानंद जो मैंने लिया था, आप पढ़ेंगे उसमें यही चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं, थोड़ा-सा जो मुझे वर्ड लिमिट मिली थी कि आपको इतने शब्दों में देनी है वो बात, उसमें मैंने इस चीज़ को लिखा। तो हर जगह मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं चाहे कोई रचना लिखूँ, चाहे मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, चाहे मैं कोई सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ, एक मैसेज जाना चाहिए सामने वालों के पास यस, कि भई हम बैठे हैं, हम केवल प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि हम समाधान तक जाने के प्रयास होने चाहिए हमारे, चाहे हम कहीं पर भी हैं, जी, कि बैठना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ मेरा? इसका मैसेज क्या गया? तो वो हर जगह होना चाहिए इस तरह की। तो वही मैंने हर रचना में मेरी कोशिश ये होती है मैम इस तरह की। जी। अमेज़िंग सर, इट वाज़ अ रियली नाइस इंटरव्यू, लाइक बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे जानने को मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को भी जानने को मिली होंगी और ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू रहा ये। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, वो भी इतने फ्रीली, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू। मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।